जय श्री राधे फ्रेंड्स। सक्षम उस पैकेट से एक बॉक्स निकालता है और अपर्णा को देते हुए कहता है, यह तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अपर्णा उस बॉक्स को देखते ही तुरंत लपक कर पकड़ लेती है। जब वह बॉक्स खोलती है तो उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं, क्योंकि वह एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत डायमंड नेकलेस उस बॉक्स में था। उस नेकलेस को देखते ही उसकी आँखों में जैसे डॉलर चमकने लगते हैं, क्योंकि वह नेकलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमचमाता हुआ डायमंड का और काफ़ी ज़्यादा महँगा लग रहा था। उसने सक्षम से कहा, ओह माय गॉड! ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू बेबी। सक्षम ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। अपर्णा ने मुँह बनाकर कहा, मगर ये तो काफ़ी महँगा होगा ना? तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे लिए इतने पैसे खर्च करने की? सक्षम हल्का सा हँसा और कहा, पैसों की चिंता कैसी? तुम यह डिजर्व करती हो। जो भी तुम्हें चाहिए, आई विल अरेंज राइट अवे। सक्षम की बात सुनकर तो अपर्णा के चेहरे पर चार चांद खिल जाते हैं। वह जानती थी कि सक्षम के साथ वह रिलेशनशिप में सिर्फ टेम्परेरी है। वह जानती थी कि सक्षम की नज़रें हमेशा अपनी बीवी पर ही रहती हैं और उसे जलन महसूस करवाने के लिए ही वो उसके साथ है और शायद जल्द ही उसे छोड़ भी देगा। लेकिन अपर्णा का कोई इरादा नहीं था सक्षम को छोड़ने का। वह तो लो क्लास फैमिली से आई थी। उसे हाई क्लास लोगों के बीच में रहना, हाई क्लास ज़िंदगी जीना, पार्टी, मौज-मस्ती बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह कहना गलत नहीं होगा कि वह बहुत बड़े लेवल की गोल्ड डिगर थी। सक्षम के साथ रिलेशनशिप में आना उसके लिए शायद किस्मत की ही बात थी और इस बात को वह इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहती थी कि हर तरीके से उसे बस सक्षम चाहिए था ताकि वह उससे शादी कर सके और एक हाई क्लास लाइफ जी सके। सक्षम उसके लिए उसकी किस्मत की चाबी था जिसे वह इतनी आसानी से हाथों से फिसलने नहीं देना चाहती थी। उसकी बाहों में बाहें डालकर मुंह बनाते हुए अपर्णा ने कहा, बेबी तुम अपने हाथों से पहनाओ ना इसे। सक्षम ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, ऑल राइट। उसके बाद उसने बॉक्स प्रिशा के हाथ में पकड़ा दिया। प्रिशा चुपचाप बॉक्स लेकर खड़ी रही। सक्षम ने नेकलेस निकाला। अपर्णा ने तुरंत बाल पीछे किए और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। सक्षम ने उसके गले में नेकलेस पहना दिया। एक ब्राइट स्माइल के साथ अपर्णा सक्षम से बोली, कैसी लग रही हूँ? सक्षम ने अम्यूजमेंट के साथ कहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। कुछ सोचकर अपर्णा ने अपने होठों को दांतों के नीचे प्रेस किया और फिर एक नोटी सी नज़र से सक्षम को देखते हुए कहा, अच्छा बीबी, वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी और मुझ में कौन ज़्यादा खूबसूरत है? उसका सवाल सुनकर प्रिशा अपनी एब्रोज ऊपर की तरफ उठा लेती है। क्या मतलब है इसका? अब इन सब में वो उसे क्यों घसीट रही है? सक्षम तिरछा सा मुस्कुराता है, एक नज़र प्रिशा पर डालता है और फिर जल्द ही अपनी नज़र हटाकर अपर्णा को बाहों में खींचते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम बेबी, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है स्वीट हार्ट। कम से कम अपने आप को ढंग अपने आप को ढंग के लोगों से तो कंपेयर किया करो। प्रिशा के सामने तो गली का कुत्ता भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सक्षम के शब्द जलीलियत से भरे और जहरीले थे। इस वक्त जहर के घूंट को प्रिशा ने चुपचाप पी लिया। थोड़ी ही देर में वह सब लोग अपने दोस्त के बीच में बैठे हुए थे और गेम खेलने में बिजी थे। सक्षम ने प्रिशा की तरफ देखा और कहा, इतना खाली बैठने की जरूरत नहीं, सबके लिए ड्रिंक बनाओ और सबको दो। प्रिशा हैरानी से सक्षम की तरफ देखती है। उसने कहा, मैं? सक्षम अपनी एब्रोज उठा लेता है। प्रिशा आगे कुछ बोल नहीं पाती। उसके हाथों की मुट्ठियां बहुत जोर से कस जाती हैं, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी। सक्षम ने जो बोल दिया वो उसे करना ही है। वह चुपचाप खड़ी होती है और सबके लिए ड्रिंक बनाने लगती है। सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे। प्रिशा जैसे ही सबको ड्रिंक देती है, सब उसे बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, मगर कोई कुछ बोलता नहीं। एक दो लड़के तो इनफैक्ट उसे बहुत हवस भरी नज़रों से भी देखते हैं। जब वह उन्हें ड्रिंक दे रही थी, वो इंटेंशनली उसके हाथों को भी टच कर रहे थे। प्रिशा को ये सब बहुत गंदा और वाहियात लगता है। वह हाथ पीछे कर लेती है और उन्हें खतरनाक लुक देती है। अपर्णा अपने दोस्तों को कुछ इशारा करती है। आंखों ही आंखों में उसके दोस्त इशारा समझ जाते हैं। तभी कहते हैं, चलो ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते, बहुत मजा आएगा। अपर्णा एकदम से एक्साइटेड होकर बोली, ओके। उसके बाद वो लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लगते हैं। एक बार बोतल का चेहरा शमक्स की तरफ आता है तो अपर्णा का एक फ्रेंड उसे डेयर देता है। ऑल राइट शक्सम, तुम्हारा यह टास्क है कि तुम्हें अपर्णा को पूरे 5 मिनट तक फ्रेंच किस करना है। शक्सम का ये डेयर सुनते ही सब लोग एक साथ जोर से चिल्ला देते हैं। अपर्णा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। प्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप पास बैठी रहती है। शक्सम एक नज़र प्रिशा की तरफ देखता है और फिर तुरंत ही मान जाता है।
और फिर तुरंत ही मान जाता है। वह अपर्णा को अपनी बाहों में लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा देता है। फिर अपने होठों को उसके होठों पर रखकर बहुत गहराई से पैशनेटली किस करने लगता है। वहां पर बैठे हुए सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं। अपर्णा का दिल तो सीने में उछल रहा था। वह भी उसके गले में बाहें डालकर इस किस को एंजॉय कर रही थी। दोनों की हरकतें देखकर प्रिशा को तो घिन आ रही थी। 5 मिनट तक दोनों इतनी बुरी तरह से किस करते हैं कि लगभग इंटीमेशन की पोजीशन में आ जाते हैं। 5 मिनट बाद फाइनली दोनों अपने होठों को रिलीज करते हैं। सक्षम की नज़र एक बार फिर से प्रिशा की तरफ जाती है उसका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन उसे डिसअपॉइंटमेंट ही फील होता है क्योंकि प्रिशा के चेहरे पर सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन थे और कुछ भी नहीं। यह देखकर अंदर ही अंदर उसे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक साथ महसूस होते हैं। फिर एक बार टेबल पर घुमाई गई बोतल प्रिशा की तरफ आती है, लेकिन प्रिशा खुद को इस गेम का हिस्सा नहीं मानती। वो खेलने से साफ मना कर देती है। अपर्णा मुंह बनाते हुए बोली, नॉट फेयर प्रिशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी तरफ बोतल घूमी है तो तुम्हें हमारा दिया हुआ डेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रिशा अपर्णा के इरादों को अच्छी तरह से समझती थी। यह जरूर इसका कोई तरीका होगा उसे जलील करने का। उसने सक्षम की तरफ देखा और कहा, मैं ये खेल नहीं खेलना चाहती। आई डोंट लाइक ऑल दिस रबिश। प्रिशा की बात सुनकर सक्षम के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वह कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपर्णा ने कहा है तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। प्रिशा यह गेम खेलना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन सक्षम ने उसे जबरदस्ती खेलने का ऑर्डर दिया था और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उसके लिए यह पार्टी आसानी से खत्म हो नहीं होने वाली। कुछ तो जरूर होगा। अपर्णा ने कुछ सेकंड सोचकर कहा, ऑल राइट, तुम्हारी डेयर मैंने डिसाइड कर ली है। उसने शराब की 2 बोतलें उठाकर उसके सामने रखी और कहा, तुम्हें ये दोनों खत्म करनी होगी। ये सुनकर प्रिशा की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा नहीं है कि उसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी या कुछ और। वह भी क्लब जाती थी, पार्टी करती थी, शराब पीती थी, लेकिन उसके सामने रखी हुई 2 बोतल वाकई में बहुत ज्यादा थी। अगर उसने ये दोनों बोतल खत्म कर दी तो शायद उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। उसने सक्षम की तरफ देखा, शायद हल्की सी इस उम्मीद में कि वह कुछ बोले, लेकिन सक्षम ने कुछ भी नहीं कहा। एकदम चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। उसकी आंखें कोल्ड और अनरीडनेबल थी। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चाहे वो लोग प्रिशा के साथ कुछ भी करें। यह देखकर उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी क्या सोचकर इस आदमी से कुछ उम्मीद की थी। वह तो चाहता ही था कि वह सबके सामने जलील हो जाए। ऐसा एक भी मौका आज तक उसने नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेगा? अपर्णा ने मुंह बनाते हुए सक्षम की बाजू पकड़ा और बेचारा सा आवाज में कहा, बेबी हम सिर्फ गेम खेल रहे हैं। अब इसमें तुम्हारी वाइफ इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? अगर तुम मना करोगे तो हम नहीं खेलेंगे। सक्षम ने प्यार से उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कभी तुम्हारा दिल तोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जैसे खेलना है तुम वैसे खेलो। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं है। सुनकर अपर्णा की आंखें चमक गई। उसने सक्षम को हक करते हुए कहा, थैंक यू बेबी। वहीं दूसरी तरफ प्रिशा को अपने सीने में सफोकेशन महसूस हुई। अपने मन में उसने अपनी बहन त्रिशा से कहा, देख रही हो ना तुम यह सब कुछ अपनी आंखों से त्रिशा? यही वो लड़का है जिससे तुमने प्यार किया था? क्या सच में इसने भी कभी तुमसे प्यार किया था? अगर किया होता तो क्या ये इस हद तक जाता? अपर्णा ने प्रिशा से कहा, क्या सोच रही हो? शुरू करो, हमें आगे भी खेलना है। प्रिशा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं कर सकती, मैं हार मानती हूँ। अचानक यह सुनकर अपर्णा के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई और उसने आंखें डार्क कर ली। वह तो इसे जलील करना चाहती थी। क्या मतलब है कि हार मानती है? नहीं, यह टास्क तो पूरा करना ही होगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या बात हुई? इतना भी कोई मुश्किल टास्क नहीं था। प्रिशा ने अपर्णा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं हार मानती हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? शम ने कोल्ड आंखों से प्रिशा की तरफ देखा। अपर्णा बेचारी सी आवाज में बोली, यह तुम जानबूझ के कर रही हो ना मेरी बर्थडे पार्टी को खराब करने के लिए? सबने अपना टास्क पूरा किया मगर तुमने ही कुछ नहीं करा। कोई बात नहीं, मैं इस गेम को यहीं पर फिनिश करती हूँ। वैसे भी अब मेरा मूड खराब हो चुका है, मेरा कोई भी मन नहीं है खेलने का। उसे अपसेट देखकर सक्षम ने तुरंत कमांडिंग टोन में प्रिशा की तरफ देखा और कहा, पियो इसे। उसकी बात सुनकर प्रिशा ने थोड़ी सी कोल्ड आवाज में कहा, यह बहुत ज्यादा है सक्षम, मैं इतना। तभी सक्षम ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। टेबल पर रखा हुआ एक कांच का ग्लास प्रिशा के पैरों में आकर फूट गया। प्रिशा एकदम से पैर पीछे कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन साफ दिखाई देते हैं। सक्षम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम खुद पियोगी या मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊं? यह सिर्फ एक टास्क है, इसमें इतना ड्रामा करने की कोई भी बात नहीं है।
कि तुमने पहले कभी शराब नहीं पी है। इतनी सी शराब पीकर तुम मर नहीं जाओगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपर्णा को अपसेट करने की? मैंने कहा पियो मतलब पियो। प्रिशा की आंखें आंसू से भर जाती है, लेकिन वह उन्हें टपकने नहीं देती। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो फाइनली हाथ आगे बढ़ाकर शराब की बोतल अपने हाथ में उठा लेती है। अपर्णा के होठों पर तिरछी सी डेविल मुस्कान आ जाती है और वह बहुत मजे से उसे देखती है। प्रिशा शराब पीने लगती है। माना कि उसने पहले भी ड्रिंक की हुई है कई बार, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी नहीं। आधी बोतल खाली हो चुकी थी और उसका सिर घूमने लगा था। इससे ज़्यादा वह बिल्कुल भी नहीं पी पा रही थी। उसने बोतल नीचे रखी और कहा, मैं और ज़्यादा नहीं पी सकती। अपर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, कम ऑन प्रिशा, सिर्फ थोड़ी सी है, इसमें इतना क्या नखरे कर रही हो? पीकर ख़त्म करो और सारा टास्क कंप्लीट करो। प्रिशा ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं पी सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मेरी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। वह नहीं पीना चाहती थी, लेकिन सक्षम इस चीज़ को कैसे जाने दे सकता था? अब उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह खड़ा हुआ प्रिशा के पास आया और बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसने शराब की बोतल उठाई और ज़बरदस्ती प्रिशा को पिलाने लगा। सब लोग बैठे हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी और अम्यूज़मेंट दोनों थी। कुछ तो एक्साइटमेंट में वीडियो भी बनाने लगे थे। प्रिशा छटपटा रही थी, लेकिन सक्षम ने उसके बालों को कस के पकड़ा और बोतल उसके मुंह में लगाकर जबरदस्ती उसे पिला रहा था। उसके एक्सप्रेशन डार्क थे। यह सब कुछ अपर्णा बहुत इंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे सक्षम दोनों बोतल खाली कर देता है और प्रिशा लगभग अपना होश खो बैठती है। दूसरी तरफ शुभी बालकनी में बैठी अपने अतीत के बारे में सोच रही थी और जैसे ही अतीत के पन्ने उसके दिमाग में आते हैं, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। शुभी आखिर ये कैसे भूल सकती थी? गॉड ने उसे उसके 3 बच्चे छीन लिए। आखिर वह कैसे उसे माफ़ कर सकती थी? 3 बच्चों को पैदा करने के बाद भी उसे अकेले जीना पड़ रहा है और अब तो अगस्त भी उसके साथ नहीं है। अपने बच्चों को खोना एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। शुभी 2 बार उस दुख से गुजर चुकी है। जीवन को तो वो लोग बचा नहीं पाए। उस छोटे से बच्चे ने शुभी की बाहों में ही दम तोड़ा था। उसके चले जाने के बाद शुभी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी और जब तक उसे अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खबर नहीं मिली, उसके बाद उसने जीने की कुछ उम्मीद आई, मगर शायद भगवान को यह खुशी भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए तो जैसे ही उसकी दोनों बेटियों ने जन्म लिया, वह दोनों उससे अलग हो गई और वो चाहकर भी अपनी बेटियों को बचा नहीं पाई। शुभी अपनी आंखों से टपकते हुए आंसू को साफ करती है और फिर ऐश्वर्या से कहती है, लाइफ इज़ रियली क्वेल। हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे साथ जो होना होता है वो होकर ही रहता है और स्ट्रांग बनने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होते। चाहे हमारे हमसे अलग क्यों ना हो जाए, बट हमें फिर भी जीना पड़ता है। ऐश्वर्या अपने आंसू को पोंछते हुए हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा। मॉम के जाने के बाद डैड ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आपको पता है वो बहुत यंग थे जब अकेले हो गए, मगर मेरे लिए उन्होंने माँ बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाया। वह मेरी मॉम से इतना प्यार करते थे कि उनके चले जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं और बस 24 आवर्स सारा ध्यान, सारा कंसर्न मुझ पे और बिजनेस पर लगा दिया। उनका बिजनेस और मैं, हम दोनों ही सिर्फ उनकी लाइफ की प्रायोरिटी हैं, जिसके लिए वह जी रहे हैं। अपने लाइफ पार्टनर को खो देने का बहुत बड़ा दुख होता है। किसी के चले जाने के बाद फिर भी हम अपने आप को संभालते हैं, मगर जब लाइफ पार्टनर अलग हो जाता है तो हम टूटकर बिखर जाते हैं, है ना? मैंने अपने डैड को अपनी मॉम को याद करते करते बहुत रोते हुए देखा। ही इज़ रियली लव्ड हर। ऐश्वर्या की बात सुनकर शुभी शुभी को कुछ अजीब सी बेचैनी, अजीब सा दर्द महसूस होता है। उसकी नज़रें दूर खड़े हुए अगस्त पर चली जाती हैं, जो हाथ में जूस का गिलास लेकर खड़ा था और सामने खड़े लोगों से बातें कर रहा था। बातें करते करते अचानक अगस्त का ध्यान भी शुभी की तरफ जाता है, जो उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे से टकराती हैं। शुभी का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। शुभी के दिल में इस वक्त एक ही बात चल रही थी, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, बट आई कांट अफोर्ड टू लूज हिम। मैं इसे नहीं खो सकती। थोड़ी ही देर में आगस्त सुबह के पास चलते हुए आता है और कहता है, आर यू ऑल राइट? वह उसके बगल में बैठ जाता है। शुभी हल्का सा सर हिलाती है और कहती है, जस्ट अ लिटिल हेडेक। अगस्त ने कहा, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल हम वापस जा सकते हैं, तुम चलकर आराम कर लो। सुबह ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठी रहती है। उसे इस तरह चुपचाप देखकर अगस्त उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। सुबह नजरें उठाकर देखती है। अगस्त कहता है, टेंशन मत लो,
मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। अगस्त की बात सुनकर शुभी अपने सीने में दर्द का सैलाब महसूस करती है। वह तुरंत उठकर वहां से चली जाती है और दूर एक अकेली सी जगह पर बालकनी में पहुंच जाती है। बाहर बर्फ गिर रही थी और काफी ठंडी हवा चल रही थी। शुभी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। बालकनी की रेलिंग पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई थी। आंखों को उसने कस के बंद कर लिया और आंसू गाल से लुढ़कते हुए टपक गए। थोड़ी ही देर में उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। अगस्त पीछे से उसे बाहों में भर उसे कंधे पर अपना चेहरा रख लेता है और दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। अगस्त कहता है, यहाँ बहुत ठंड है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शुभी के आंसू टपक जाते हैं और वो कहती है, अगस्त लेट मी मैरिड अगेन। अचानक शुभी की बात सुनकर अगस्त अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। वह हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी-अभी उसने क्या सुना। क्या उसने जो सुना वह बिल्कुल सही था? कहीं सुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई? उसका दिल एकदम से बहुत जोर-जोर से धड़कने लगा। शुभी पलटकर अगस्त की तरफ देखती है। उसकी हैरानी भरे एक्सप्रेशन देखकर शुभी ने अपनी बात को रिपीट करते हुए कहा, हम दोनों हमारे बच्चे खो चुके हैं। गुस्से और दर्द में उस वक्त मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें पीछे छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम हमारे बच्चों को नहीं बचा पाए। लेकिन शायद उनका हमारे साथ रहना हमारी ही तकदीर में नहीं था। जो जा चुके हैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, मगर जो हैं उन्हें तो बचा कर रख सकते हैं ना। तुमने सही कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, कब निकल जाए कुछ पता नहीं। क्या पता हम कल का सूरज ही ना देख पाए। मैं इस बोझ को सारी जिंदगी नहीं ढो सकती। लेट्स गेट मैरिड अगेन। हमारे बच्चे जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे होंगे, हमें ऐसे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। अगस्त होश में आता है। शुभी के गाल से टपकते हुए आंसू को अपने हाथ से पोंछकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है। उसका खुद का दिल जज़्बातों से भर गया था। उसकी खुद की आँखें आँसू से भर गई थी। कितने लंबे अरसे बाद आज उसे कुछ अच्छा सुनने को मिला है। उसने शुभी के चेहरे पर खूब सारे किस किए और फिर उसे ज़ोर से गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। 18 साल तक शुभी ने अगस्त को उसकी गुनाहों की सजा दी। उसने जो किया भी नहीं था। कौन बाप अपने ही बच्चों को नहीं बचाना चाहता? अगस्त अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, यह बात उसे बहुत अच्छे से पता थी। अगस्त ने अपनी पूरी कोशिश की अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन अगर वह नहीं बचा पाए तो इसमें उसका क्या कसूर? उन बच्चों की शायद भगवान ने उम्र ही नहीं लिखी थी और ना ही उन दोनों की किस्मत में माँ बाप होने का सुख लिखा था। लेकिन अब एक दूसरे से दूर रहकर तड़पने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर कल दोनों में से कोई भी इस दुनिया से चला गया तो दूसरा कैसे सरवाइव कर पाएगा। नेक्स्ट डे अगस्त तुरंत सिविल रजिस्ट्रार ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करवाता है। शुभी रूम के अंदर आती है। अगस्त सुबह से बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। सुबह देख सकती थी कि अगस्त सुबह सुबह उठते ही तैयार हो गया था। उसके चेहरे से ना स्माइल जाने का नाम ले रही थी और ना ही उसकी आंखों की चमक फीकी हो रही थी। वह इतना एक्साइटेड लग रहा था जैसे कोई पहली बार शादी कर रहा हो, वह भी अपने जन्मों जन्मों के प्यार से। उसके पैर तो जमीन पर लग ही नहीं रहे थे। उसे इतना एक्साइटेड देखकर शुभी अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हम लोग पहले ही शादी कर चुके हैं, पर तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे हम पहली बार शादी कर रहे हैं। इतना एक्साइटेड तो मैंने तुम्हें हमारी पहली शादी के वक्त भी नहीं देखा था जितना अब हो रहे हो। अगस्त ने कहा, एक्साइटेड तो मैं तब भी था और अब भी हूँ। अपने प्यार से शादी करने का मौका मिले तो एक्साइटमेंट किसको नहीं होगी। शुभी शुभी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और फिर तैयार होने के लिए चली गई। अगस्त काफी एक्साइटेड हो रहा था। उसने फटाफट शुभी के डॉक्यूमेंट भी निकाले और अपने डॉक्यूमेंट निकाले और पूरी तैयारी करने लगा। वह बस जल्द से जल्द जाकर शादी का सर्टिफिकेशन लेना चाहता था। पता नहीं वह ऐसा क्यों चाहता था। किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत भी डिले होने की बजाय किसी भी कारण से वह शुभी का इरादा बदल ना जाए, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। थोड़ी ही देर में शुभी बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कमरे में कोई भी नहीं है। वह चेंज करके आईने के सामने खड़ी थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। सुबह स्क्रीन पर देखती है तो उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि समायरा उसे कॉल कर रही थी। उसने बिस्तर पर बैठते हुए समायरा का कॉल उठाया, जो कि एक वीडियो कॉल थी। सामने समायरा बैठी हुई थी। शुभी को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आई और उसने हेलो किया। समायरा शुभी से बोली, कैसी हो तुम और भाई कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है? तुमने मुझे जो हर्ब्स बताई थी मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, दे आर वेरी यूजफुल। एक बार तुम वापस आ जाओ फिर हम
उनको प्लांट करने की तैयारी करते हैं। तुमने तो सच में भाई के लिए संजीवनी ढूंढ निकाली है। शुभी कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। उसे समायरा को कुछ बोलना था, लेकिन बोलने में थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। उसे ऐसे देखकर समायरा अपनी आईब्रोज हल्का सा ऊपर उठाकर बोली, क्या हुआ? तुम कुछ बोलना चाहती हो? समायरा शुभी के साथ बहुत लंबे समय से है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर उसके मन की बात पढ़ लेना उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। शुभी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से पीयूष भी समायरा के पीछे से आता है और समायरा को पीछे से बाहों में भरता है और सामने स्क्रीन पर देखकर कहता है, शुभी हाउ आर यू? कैसा चल रहा है वहाँ पर तुम्हारा काम, और अगस्त कैसा है? शुभी ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, ठीक है भाई, मैं भी ठीक हूँ और वो भी ठीक है। मुझे तुम दोनों को कुछ जरूरी बात बतानी है। पीयूष ने कहा, हाँ हाँ बोलो ना शुभी। कुछ सेकंड चुप रही शुभी, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं और अगस्त अभी सिविल रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं शादी करने के लिए। शुभी की बात सुनकर एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। शमायर और पीयूष शौक होकर शुभी को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन दोनों को इतना सदमे में देखकर शुभी थोड़ी सी अनोनी आवाज में बोली, व्हाट? इतना शौक होने वाली इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? शुभी की बात सुनकर वह दोनों तुरंत होश में आए। पीयूष समायरा के बगल में बैठा फोन को ठीक एंगल पर सेट किया और दोनों गौर से शुभी को देखने लगे। पीयूष ने पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? समायरा ने भी अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए पूछा, तुम सच में शादी कर रही हो भाई से? शुभी, ये मजाक नहीं है ना? उनकी बात सुनकर शुभी ने कहा, दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम दोनों के साथ मजाक मस्ती खेलूं। और इसमें मजाक करने वाली कौन सी बात है? इतनी क्या बड़ी बात हो गई जैसे कि हम लोग पहली बार शादी कर रहे हैं? समायरा एक्साइटेड होकर उछलने लगी। तो फाइनली तुमने भाई को माफ कर दिया? तुम फाइनली भाई से दोबारा शादी कर रही हो? ओ माय गॉड, तुमने क्या खबर दी है यार? आज मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुम्हें चूम लेती सच में। पीयूष एक्साइटेड होकर बोला, फिर तो सामने हूं मैं, मुझे चूम लो। समायरा आंखें सिकोड़कर पीयूष की तरफ देखती है। पीयूष मुंह बना लेता है। उन दोनों की क्यूट हरकतें देखकर शुभी हल्का सा हंस देती है। पीयूष शुभी की तरफ देखता है और अब अपनी एक्साइटमेंट को बंद करते हुए थोड़ा सा सीरियस होकर पूछता है, शुभी तुमने अपनी खुशी से ये फैसला लिया है ना? शुभी ने भी हाँ में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मैंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया है। इसके लिए भला मुझे कौन फोर्स कर सकता है भाई? समायरा ने कहा, पर ऐसे अचानक तुम्हारा मन कैसे बदल गया? सब कुछ ठीक तो है ना? शुभी कुछ सेकंड चुप हो गई, फिर उसने उदास आवाज में कहा, बस अब मैं थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए, अपना कंफर्ट चाहिए जो मैं खो चुकी हूँ। अगर उसे लेकर सारी जिंदगी रोती रही तो जो है उसे भी खो दूंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। शुभी की बात सुनकर पीयूष ने कहा, इतनी सी बात समझने में तुमने 18 साल लगा दिए। तुम्हारी जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम तन्हाई और एक दूसरे की जुदाई में गुजरा है। मैं बस हमेशा चाहता था कि तुम दोनों साथ में रहो और खुश रहो। चलो देर से ही सही, लेकिन तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं और समायरा वहां पर आ तो नहीं सकते, लेकिन हम दोनों की तरफ से तुम्हें और अगस्त को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारे वापस आने के बाद हम तुम्हारी शादी की एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे। सुबह मुस्कुरा देती है। समायरा सुबह से बोली, ओ माय गॉड शुभी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच ये फैसला लेने के लिए। सचमुच भाई को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें जिंदा रख सकती हो, खुश रख सकती हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच शुभी। कुछ देर बात करने के बाद शुभी कॉल कट कर देती है। उसे इस फैसले को लेकर कोई पछतावा नहीं था। उसे यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, या फिर गुस्से और दर्द के आगे मजबूर होकर उसे डिवोर्स का फैसला नहीं करना चाहिए था। सच कहा, पीयूष ने अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम उसने अगस्त से दूर अकेले रहकर गुजारा है, मगर अब और नहीं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ सुबह अपनी नई लाइफ की तरफ बढ़ गई। रात का टाइम, शुभी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था जिसे वह देख रही थी। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। तो फाइनली 18 साल बाद आज फिर से वह एक सुहागन है। अगस्त कमरे में चलकर आता है। वह देखता है कि शुभी बिस्तर पर बैठी मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही है। इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू भी टपक रहे हैं। वह चलकर उसके पास आया, उसके बगल में बैठा और फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछ दिया। शुभी भी सर्टिफिकेट को टेबल पर रख देती है, फिर अगस्त की तरफ देखकर कहती है, तुमने अपनी दवाइयाँ ली? अगस्त ने कहा, हाँ, मुझे मेरी संजीवनी बूटी मिल गई है। अब मुझे
कुछ नहीं होगा। संजीवनी बूटी से अगस्त का मतलब शुभी से था। उसकी बीमारी की जड़ और उसका इलाज दोनों ही शुभ ही थी। अगर वह उसके पास नहीं है तो दुनिया का कोई भी दवाई उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह उसके पास है तो उसे ठीक होने के लिए किसी भी दवाई की जरूरत नहीं। शुभी अगस्त की आंखों में देख रही थी। अगस्त शुभी के गाल पर हाथ रखकर आगे बढ़ा, उसके माथे पर किस किया। थैंक यू वाइफी। शुभी एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगस्त हाँ में सर हिला देता है और शुभी को गले से लगा लेता है। उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ती है, जिसमें दोनों का नाम देखकर उसके सीने में खुशी का सैलाब उमड़ रहा था। आज सच में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे अपनी जिंदगी वापस मिल गई। कितने लंबे अरसे बाद आज उसे फिर से उसका प्यार मिल गया। वह बहुत खुश था, बहुत ही ज्यादा खुश। हक ब्रेक करके दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। शुभी की आंखें आज भी उन जवान चमचमाती खूबसूरत आंखों की तरह ही थी। आज भी उतनी ही गहरी, उतनी ही सुंदर, उतनी ही चमकती हुई, जिसमें अगस्त हमेशा डूब जाया करता था। उसे और किसी चीज का होश नहीं रहता था। आज यह खूबसूरत सा चेहरा फिर से उसका है। यह आंखें उसकी है, यह सब कुछ उसका है। ये लड़की जो उसकी बाहों में है आज से हमेशा के लिए उसकी है। अगस्त जिस तरह से शुभी को देख रहा था, शुभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगस्त से धीरे से शुभी के करीब आता है, उसके होठों पर किस करने के लिए। अपने होठों को नजदीक लेकर आता है, पर शुभी उसके सीने पर हाथ रख देती है, उसे वहीं रोक देती है। अगस्त कंफ्यूज होकर उसे देखता है तो शुभी कहती है, अपनी उम्र का लिहाज करो। हम जवान मैरिड कपल नहीं हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जो तुम्हें अब सुहाग रात भी मनानी है। शुभी की बात सुनकर अगस्त मुंह बनाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा उम्र का लिहाज करो? एक्सक्यूज मी, मेरी उम्र के बारे में दोबारा मत बोलना, मैं बहुत यंग हूँ, ओके। शुभी अपनी आंखें रोल करती है, हाँ जरूर। अगस्त उसके करीब करते हुए बोला, और सुहागरात शादी का ही पार्ट होती है, उसके बिना शादी कंप्लीट कैसे होगी। शुभी कुछ बोलने ही वाली होती, लेकिन अगस्त उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करते हुए बोला, प्लीज। उसके ऐसा बोलने से शुभी आगे कुछ नहीं बोल पाई। अगस्त ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 18 साल से तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हें बाहों में भरने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए बहुत तड़पा हूं मैं। प्लीज आज मुझे मत रोको, एक बार तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ, फिर मर भी गया तो कोई। इतने कहा ही था उसने कि शुभी अब कुछ भी सुनने की हद पार हो गई थी। उसने उसके चेहरे को पकड़ा और अगले ही पल उसके होठ अगस्त के होठों पर थे। अगस्त का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने शुभी को बाहों में भरा और उसे किस करने लगा। शुभी ने भी अपनी बाहों को फैलाया और अगस्त के अराउंड लपेट लिया। दोनों आज एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। इस प्यार के नरम एहसास को वह लोग 18 साल से मिस कर रहे थे। अगस्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सुबह से इतना प्यार करता था जिसकी कोई हद नहीं थी। आज उसे उसका प्यार फिर से मिल गया तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ही घंटों में वह 20-25 साल जवान हो गए। काफ़ी एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट और यूथफुलनेस से भरा हुआ महसूस हो रहा था उसे। तभी अगस्त शुभी के पास आता है और शुभी से बोलता है, क्या सोच रही हो? शुभी हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, कुछ खास नहीं, बस अतीत की यादें। दूसरी तरफ धरा और अंबर स्टूडियो में पहुंचते हैं। धरा ने पहली बार अंबर का स्टूडियो देखा था। काफी बड़ा और आलीशान था। वह अंदर आई तो बस देखती ही रह गई। उसकी नजरें चारों तरफ थी, जहां पर बहुत से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। इंटीरियर डिजाइन तो कमाल का था और फर्नीचर भी इम्पोर्टेंट लग रहा था। जगह भी आलीशान थी, सब कुछ एक नंबर टिप टॉप था। अंबर ने धरा की तरफ देखा, वह अम्यूजमेंट से पूरा स्टूडियो देख रही थी। अंबर ने कहा, तुम्हें पसंद आया? धरा ने अंबर की आवाज सुनी तो फाइनली उसका ध्यान उसकी तरफ गया। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, सब कुछ बहुत अमेजिंग है। जब से अंबर ने धरा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्रपोजल दिया, धरा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अभी तक सच पूछो तो उसने अंबर को कोई जवाब नहीं दिया था। अभी तक वो कंफ्यूजन में है कि उसे हाँ बोलना चाहिए या नहीं। वह सच में अंबर को बहुत ज्यादा पसंद करती है, बस हिम्मत नहीं कर पा रही। दोनों अंबर के कैबिन में जाते हैं। धरा वहां देखती है कि अंबर की बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें वह बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा है। उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, खास करके एक गिटार जो स्पेशली वहां काउच पर रखा हुआ था। धरा ने अंबर से कहा, तुम्हारा स्टूडियो वाकई में बहुत अच्छा है, और ये तुम्हारा वही गिटार है ना जिसके साथ तुम परफॉर्मेंस करते हो? क्या मैं इसे टच कर
के देख सकती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। धरा अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मुझे बुरा क्यों लगेगा। एक्साइटेड होकर धरा गिटार के पास जाती है और उसे टच करती है। उसकी उंगलियों में जैसे थरथराहट सी हो रही थी। अंबर वहीं टेबल के ऊपर बैठ जाता है और धरा को देखता है कि धरा गिटार को छू रही थी। उसने अंबर से कहा, यह तो बहुत अमेजिंग है, क्या मैं इसे उठाकर देख सकती हूँ प्लीज। उसकी आंखों में डेस्परेशन साफ दिखाई दे रही थी। अंबर ने हाँ में सर हिलाया। यह देखकर धरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत गिटार को अपने हाथ में उठा लेती है और उसे हिलाते हुए सहलाते हुए मन में सोचती है, ओ माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। यह अंबर का गिटार है, इसके साथ वह स्टेज पर परफॉर्म करता है, पर यह तो कितना भारी है। वह इसे कैसे उठाता होगा। फिर धरा उसे बजाने का ट्राई करती है, लेकिन उसे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तारों को इधर उधर छू रही थी। अंबर ने कहा, अरे बी केयरफुल, इसके वायर शार्प हैं, उंगली कट सकती है। उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक धरा की चीख निकल गई। उसकी सच में उंगली कट गई थी। धरा की उंगली से खून निकलने लगता है। अंबर फटाक से टेबल से उतरता है और भागकर धरा के पास जाता है। धरा एक हाथ में गिटार पकड़ रखा था और दूसरे हाथ की उंगली को देख रही थी जहां से वह खून निकल रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अंबर तुरंत उसके पास आया और बोला, ओ माय गॉड, तुमने अपनी उंगली कटवा ली। उसने तुरंत गिटार लिया और काउच पर रख दिया। फिर उसकी उंगली को पकड़कर देखने लगा। काफी चिंता भरी आवाज में उसने धरा से कहा, मैंने कहा था ना ध्यान से तुम बैठो, मैं तुम्हें रे लिए अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। धरा चुपचाप अपना सर हिला देती है और वहां पर बैठ जाती है। अंबर एक बॉक्स लेकर तुरंत वहां पर पहुंचता है और उसके बगल में बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है। धरा थोड़ा सा नर्वस होकर बोली, मैं खुद कर लूंगी। उसके लिए ये बहुत अजीब था, मगर अंबर उसकी बात पर गौर ना करते हुए बॉक्स खोलता है, उसके घाव को क्लीन करने लगता है। उसने कहा, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो, कोई खिलौना देखा नहीं कि एक्साइटेड होकर पहुंच गई, अब कटवा ली ना उंगली। धरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो बस देखना चाहती थी कि उसे कैसे तुम उसे कैसे बजाते हो। मैं बजाने का ट्राई कर रही थी। धरा की बात सुनकर अंबर अपने आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला, रियली, तुमने मुझे बजाते हुए देखा और तुम ट्राई करने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम्हें पता है मैंने कितने साल गिटार पर मेहनत की है। यह कोई एक दिन का काम था जो तुम्हें लगा कि तुम अभी के अभी कर दोगी। अंबर की बात सुनकर धरा काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस होती है और बोली, आई एम रियली सॉरी। ऐसे शर्मिंदगी में वह बहुत क्यूट लग रही थी। ना चाहते हुए अंबर के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह फिर उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगा। धरा की आंखें अंबर के चेहरे पर गई जो उसके जख्म को ट्रीट कर रहा था। ना चाहते हुए उसका हार्ट बीट को स्किप करने लगा। उसके घाव पर बैंडेज लगाने के बाद अंबर थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसकी नज़र एकदम से धरा पर गई और एकदम से ही उसके चेहरे पर जैसे ठहर गई। जब उसने देखा कि वह उसी को लगातार देखे जा रही थी, दोनों की आंखें लॉक हो गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज से दोनों होश में आए और नजरें हटा ली। एक सेकंड के लिए दोनों के बीच में काफी ऑकवर्डनेस हो गई थी। सर्वेंट वहां पर कॉफी रखकर चला गया। अंबर ने कॉफी का कप उठाया और धरा को दिया। धरा, जो कि अभी अभी शर्मिंदगी से ठीक से बाहर भी नहीं निकली थी और खुद को सीट के नीचे दबाते हुए उसने चुपचाप अपनी कॉफी कप लिया और सर झुकाकर बैठी रही। अंबर ने अपना कॉफी कप उठाया और धरा से पूछा, वैसे तुमने क्या सोचा मेरे प्रपोजल के बारे में। इस सवाल ने धरा की धड़कनों को बहुत ज्यादा तेज कर दिया और पूरा चेहरा लाल हो गया। नर्वसनेस के कारण वह होठों को जोर से दांतों के नीचे दबा लेती और नजर उठाकर अंबर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। उसका रिएक्शन देखकर अंबर एक सेकंड के लिए खामोश हो जाता है और फिर कहता है, अगर तुम्हारा जवाब ना है तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अंबर की बात सुनकर वह एकदम से अपनी नजरें ऊपर उठाकर कहती है और उसे देखते हुए कहती है, मैंने ना कब बोला। उसके मुंह से एकदम से ये सब निकल जाते हैं और रियलाइज करने में देर हो जाती है। अंबर एकदम से अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। अपनी हरकतों को रियलाइज करके धरा और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और नजरें चुराने लगती है। वह इतनी क्यूट और प्यारी लग रही थी कि अंबर आंखों में अम्यूजमेंट के साथ उसे देख रहा था। उसने अपनी लाइफ में इतनी क्यूट लड़की पहले कभी भी नहीं देखी थी। उसने कहा, तो मतलब तुम्हारा जवाब हाँ है। अंबर के शब्दों ने धरा
को ऐसी पोजीशन पर खड़ा कर दिया था जहां वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अंबर देखता है कि वह हाथ में पड़े हुए कॉफी कप पर अपने अंगूठे को रगड़ रही है। उसकी उंगलियों में हल्की सी थरथराहट थी। क्या सच में यह लड़की इतना नर्वस फील कर रही है? उसे एक जवाब देने के लिए धरा का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि ऑलमोस्ट उसकी आवाज मानो अंबर के कानों तक पहुंचने वाली थी। धरा ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया था और सब बता रहा था, जैसे पूरा खून उसके चेहरे में ही इकट्ठा हो गया और उसकी थरथराती उंगलियां उसकी नर्वसनेस को भी जाहिर कर रही थी। अंबर ने एक बार फिर से धरा की अटेंशन को अपनी तरफ करते हुए कहा, धरा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम्हारा जवाब। तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूं या ना? धरा मन में चिल्लाकर बोली, ओ माय गॉड, अब मैं इसको क्या बोलूं? यह क्या मुझे देखकर समझ नहीं सकता कि मैं डेस्परेटली इसे हाँ बोलना चाहती हूँ? अब मैं अपनी जुबान से कैसे बोलूं? मुझे कितनी शर्म आ रही है। क्या करूं मैं यार, कहीं यह मेरा मतलब ना ना समझ ले। लेकिन धरा इस बात से बेखबर थी कि अंबर उसके स्ट्रगल को अच्छे से समझ रहा था। उसने तुरंत कहा, ओके, तो तुम नहीं चाहती, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो। धरा ने एकदम से कहा, हाँ। अंबर ने धरा की तरफ देखा, होठों को दांतों के नीचे दबाते हुए, नर्वसनेस को थोड़ा कंट्रोल करते हुए धरा ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, लेकिन मैं उससे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अंबर हल्का सा सर हिलाकर बोला, तुम कुछ भी पूछने के लिए आज़ाद हो। धरा ने एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर के सारे कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करा और फाइनली उसने नजरें उठाकर अंबर की आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, मैं ही क्यों? धरा ने केवल यही शब्द बोले, लेकिन उसके शब्दों में उसकी शंका जाहिर हो रही थी। इस दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत, अमीर, पैसे वाली, एकदम सेलिब्रिटी की तरह दिखने वाली बेइंतहा खूबसूरत लड़कियां हैं। अंबर कितना बड़ा रॉक स्टार है कि ऐसी अनगिनत लड़कियां उस पर अपनी जान छिड़कती होंगी, तो उन सब में से वही क्यों? उसकी उनके बीच में कोई औकात ही नहीं। हाँ, माना कि वह खूबसूरत और पढ़ी लिखी है, लेकिन उन मॉडल्स, उन सेलिब्रिटी के मुकाबले भला वह क्या है? एक एक नॉर्मल लड़की है जिसे दुनिया में जीनत के अलावा कोई नहीं है। उस दुनिया में पार्ट टाइम जॉब करके उसने पढ़ाई कंप्लीट की और सरवाइव के लिए तरह तरह के काम करती है। यह सब कुछ सोचने समझने के बाद धरा को वाकई में रियलाइज हो रहा था, वह अंबर के बगल में खड़े रहने की औकात भी नहीं रखती, तो उसकी गर्लफ्रेंड बनना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। और उसने भी बड़ी बात यह है कि अंबर ने उसे ही क्यों चुना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। धरा अंबर की आंखों में देख रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अंबर कुछ सेकंड तक खामोशी से उसे देख रहा था। पता नहीं वह क्या बोलने वाला है, क्या जवाब देने वाला है, लेकिन उसकी तरफ से जो भी जवाब होगा, धरा को मजबूत करके बैठी हुई थी अपना दिल उसे सुनने और एक्सेप्ट करने के लिए। अंबर ने धरा से कहा, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। उसके जवाब से धरा कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। एक हेल्पलेस स्माइल के साथ उसने कहा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ इसी बेस पे हम इतना बड़ा फैसला ले लें। अंबर धरा से बोला, तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ और क्लियर शब्दों में कहा। धरा, तुम्हें घबराने या नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ऑफर दिया है, ऑर्डर नहीं। तुम कोई भी जवाब देने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो, बस तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है। मन में किसी तरह की कोई उलझन रखना अच्छा नहीं। तुम साफ साफ मुझे हर बात क्लियर करो। अंबर जेन्युइन था। अगर धरा के मन में कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली वह क्लियर कर सकती है। अंबर की सिंसियरिटी देखकर धरा का दिल नरम हो जाता है। फाइनली उसके अंदर एक नर्वसनेस लगभग खत्म हो जाती है और अब वह थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात को आगे रखती है। वह कहती है, क्या तुम यह बस इसलिए कर रहे हो कि क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए? उसकी बात सुनकर अंबर एक पल के लिए हैरान होकर बोला, तुम्हें ऐसा लगता है धरा? धरा ने कहा, लाखों लड़कियां तुम पर मरती हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत, अच्छे प्रोफेशन वाली, पढ़ी लिखी, मॉडल, सेलिब्रिटी, बिजनेस वूमेन, हर फील्ड की लड़कियां तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तुम किसी को भी चुन सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। तुम मुझे क्यों अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि मुझ जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से तुम्हारी इमेज पर कितना बुरा असर पड़ेगा? और अंबर, प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझना, मगर तुम लोग बड़े लोग हो। तुम लोगों के लिए रिलेशनशिप माना कि इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। आए दिन इन बड़े लोगों के रिलेशनशिप में होने की और ब्रेकअप, अफेयर्स, इन सब की खबरें चलती है। कोई नई बात नहीं है। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, मेरे लिए किसी को दिल देने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर मेरी लाइफ डिपेंड करती
इस पर मेरी लाइफ डिपेंड करती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लगातार रिलेशनशिप में आते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते तो छोड़कर चले जाते हैं। मुझे पार्टनर्स बदलते रहना बहुत घटिया काम लगता है। मैं इन सब में बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना मेरे लिए शायद किसी सपने के सच होने जैसा है, लेकिन इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाती। वह नज़र उठाकर अंबर की तरफ देखती है। दोनों के बीच 2 सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा रहता है। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा। अंबर धरा की बातों को गौर से सुनता है और उसकी बातों उसे जायज़ भी लगती है। धरा का दिल थोड़ा ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं उसने अंबर के ईगो को हर्ट तो नहीं कर दिया, कहीं वह कुछ गलत तो नहीं सोचेगा उसके बारे में, कहीं वह ये तो नहीं सोचेगा कि बहुत ज़्यादा भाव खा रही है। इसकी औकात नहीं है इतनी। अपना दिल थाम कर धरा चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ ही देर की खामोशी के बाद अंबर ने कहा, वैलिड पॉइंट। औकात वगैरह जैसी फालतू चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता। तुम जैसी भी हो अमेजिंग हो। उसके अलावा तुम्हारी बात में सॉलिड पॉइंट है। एक काम करते हैं, कुछ महीने तक एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, वक्त बिताते हैं। अगर हमें लगा कि इस रिलेशनशिप को एक नाम दे सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं तो हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आते हैं, वरना हम दोनों दोस्त रहेंगे हमेशा। अंबर की बात सुनकर धरा अपनी पलकों को 2-3 बार झपकाती है। उसे अंबर का प्रपोजल वाकई में थोड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मुंह उठाकर रिलेशनशिप में आ जाने से अच्छा है दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम बिताएं और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। रिलेशनशिप कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है, आंखें बंद करके ऐसे ही आया जा सकता है। सब कुछ सोच समझकर किसी रिलेशनशिप में आना ही अच्छा रहता है। जिसमें धरा हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, एक आइडिया काफ़ी अच्छा है। धरा की बात सुनकर अंबर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब उसे भी अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट वह भी कुछ दिनों से ऐसा ही सोच रहा था कि कहीं पहले वाले ब्रेकअप से निकलने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। धरा एक नॉर्मल लड़की है, उसके लिए यह सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। चीज़ों को एकदम से आगे बढ़ाने की बजाय सोच समझकर धीरे धीरे आगे लेकर जाना ही अच्छा आइडिया होगा। फाइनली दोनों इस कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि कुछ महीनों के लिए दोनों टाइम लेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अंबर धरा को एक एनवलप देते हुए बोला, यह तुम्हारे लिए है। धरा कंफ्यूजन में उस एनवलप को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, ये क्या है? अंबर ने जवाब दिया, अपॉइंटमेंट लेटर। अब से तुम मेरी सेक्रेटरी हो। यह सुनकर धरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और बोली, क्या सेक्रेटरी? अंबर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अब एक दूसरे को जानना है तो एक दूसरे के साथ रहना तो होगा ना। उसने कॉफ़ी की सिप ली और कहा, वैसे भी प्रिया मेरी सेक्रेटरी थी, वह मेरा सारा काम मैनेज करती थी, लेकिन उसके चले जाने के बाद ऑलरेडी एक सेक्रेटरी ढूंढ रहा था। मेरे ख्याल से तुम इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अंबर की बात सुनकर जरा हक्की बक्की रह गई थी। कुछ सेकंड तक तो उसने अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने हाथ में पकड़े हुए एनवलप को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपने मन में चिल्लाकर बोली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! अंबर ने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या? अब से हर रोज मैं उसे देख पाऊंगी, उसके काम को मैनेज करूंगी, उसके आसपास रहूंगी। ओ डैम इट, दिस इज सो अमेजिंग। धरा का दिल जोर जोर से उसके सीने में उछल रहा था। उसकी खुशी और एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ प्रिशा काफ़ी उल्टियाँ करने के बाद अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। उसे इतनी ज़्यादा शराब पिला दी गई थी कि उसका सर बहुत ज़ोर से घूम रहा था, मगर जैसे-तैसे करके वह खुद को सँभाले हुए गाड़ी की बैक सीट पर पड़ी हुई थी। सक्षम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट पर अपर्णा बैठी हुई थी। अपर्णा ने प्रिशा की तरफ देखा और कहा, प्रिशा डार्लिंग, तुम्हारी अल्कोहल टॉलरेंस तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आई मीन इतनी सी शराब में धुत कौन होता है यार? लेकिन प्रिशा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उसका सर घूम रहा था और वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। सक्षम कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे। गाड़ी के फ्रंट मिरर से वह बैक सीट पर प्रिशा को बार बार नजर मार रहा था जो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसे अपनी जांघों पर अपर्णा का हाथ महसूस होता है। वह अपर्णा की तरफ देखता है जो लस्ट भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने कहा, थैंक यू बेबी, मेरे बर्थडे पर इतनी अच्छी पार्टी और इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। यू आर रियली अमेजिंग। सक्षम ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा सर हिला दिया। यू डिज़र्व इट, उसने बस इतना ही कहा। तभी अपर्णा प्रिशा की तरफ देखती है और फिर उसके दिमाग में कुछ नौटी ख्याल आता है। वह सक्षम से बोली, बेबी ये वही कार है ना जहाँ एक बार हमने ड्राइव सीट पर वो सब किया था?
तुम तो जैसे पागल ही हो गए थे। कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना। अपर्णा की बात सुनकर सक्षम उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें थोड़ी सी ठंडी थी, जैसे वह आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने की वार्निंग दे रहा है। लेकिन अपर्णा इस पर गौर न करते हुए मुंह बनाकर बोली, क्या ऐसे देख रहे हो? कम ऑन बेबी, यह बात तो तुम भी जानते हो कि मेरा लुक तुम रेस्टेड नहीं कर सकते। और वैसे भी यह सिर्फ हार्मोन्स की वजह से ही तो होता है ना प्रिशा? प्रिशा एक तीखी सी नज़र उन पर डालती है और फिर नज़रें हटा लेती है। सक्षम फ्रंट मिरर से प्रिशा का रिएक्शन देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इतना ठंडा सा रिएक्शन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए उसने जानबूझकर ज़्यादा परेशान करने के लिए उसने अपर्णा के हाथ को पकड़कर अपनी जांघों पर रखते हुए कहा, जब बाहों में तुम जैसी खूबसूरत लड़की होगी तो कोई अपने कंट्रोल में कैसे रह सकता है स्वीटहार्ट। जब मैं भी तुम्हारे पास होता हूँ, बस मन करता है कि तुम्हें वहीं पर खा जाऊं। यू आर जस्ट अमेजिंग। सक्षम की बात सुनकर अपर्णा की आंखें चमक जाती हैं और वह कहती है, रियली बेबी, तुम भी बहुत हॉट हो। तुम्हें देखते ही एकदम हॉट हो जाती हूँ। मेरा अपने डिजायर्स पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहता। यू आर सो रियली समथिंग स्वीट हार्ट। अपर्णा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी जब उसकी बातों और हल्की हरकतों से सक्षम उसे सपोर्ट कर रहा था, वह भी प्रिशा के सामने। अपर्णा कंट्रोल नहीं कर पाती और एकदम से उठकर सक्षम की गोद में आकर बैठ जाती है। उसकी अचानक की गई हरकत से प्रिशा और सक्षम दोनों हैरान हो जाते हैं। सक्षम गाड़ी को कंट्रोल करते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? हटो यहाँ से, मुझे ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। अपर्णा थोड़े नॉटी मूड में थी, लेकिन अचानक उसकी हरकत से सक्षम का ड्राइविंग के ऊपर से बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी सामने एक बड़ा सा ट्रक उनकी तरफ आता है। तीनों अचानक ही उसे देखते हैं तो सबकी आंखें फट जाती हैं। गाड़ी को कंट्रोल करने के चक्कर में सक्षम स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक झटके के साथ एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तकरीबन थोड़ी देर में सक्षम तेज आवाज के साथ दरवाजे को तोड़ता है और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। गाड़ी पलट चुकी थी, शीशे चकनाचूर हो गए थे और गाड़ी की बुरी हालत हो गई थी। वह तो गाड़ी से बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी गाड़ी में प्रिशा और अपर्णा फंसी हुई थी। एयरबैग की वजह से अपर्णा को बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वो ऑलमोस्ट होश में ही थी, जबकि प्रिशा बुरी तरह से फंस गई थी। ज़्यादा खून बह रहा था। दोनों मदद के लिए बोलने की कोशिश कर रही थी। प्रिशा खून से सने हुए हाथ को आगे बढ़ाकर मुश्किल से जुबान खोलने की कोशिश करती है। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा। सक्षम, हेल्प हेल्प सक्षम। सक्षम जब प्रिशा की हालत देखता है तो उसकी सांसें हलक में अटक जाती है। वह उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी अपर्णा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सक्षम प्लीज़ हेल्प मी, मैं फंस गई हूँ, मेरी मदद करो प्लीज़। सक्षम के हाथ हवा में फ्रीज हो जाते हैं। अपर्णा और प्रिशा दोनों सक्षम की तरफ देखती हैं उम्मीद भरी नजरों से। सक्षम दोनों पर नजर डालता है, एक तरफ अपर्णा और दूसरी तरफ प्रिशा। वह सच में फंस गया था। पर तभी अपर्णा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सक्षम प्लीज़ हेल्प मी, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ सक्षम। सक्षम एक नज़र प्रिसा की तरफ देखता है जो कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वह बोलने की हालत में ही नहीं थी, बस चुपचाप उसे देख रही थी। सक्षम अपना सलाइवा गटक लेता है, फिर अपर्णा की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे गाड़ी से निकालता है। प्रिशा दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे इस चीज़ की उम्मीद थी, कम से कम यहाँ पर तो उसने थोड़ा रहम दिखाया होता। अपर्णा तो खुद भी निकल सकती थी, लेकिन प्रिशा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसे बहुत चोट लगी थी। वह होश में बहुत मुश्किल से ही आ पा रही थी। वह बुरी तरह से बैक सीट पर फंस गई थी और निकल पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। अपर्णा को बाहर निकालने के बाद वह तुरंत प्रिशा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपर्णा एकदम से अपना सिर पकड़कर बोली, सक्षम मैं बेहोश हो रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं मरना नहीं चाहती। सक्षम के कदम ठहर जाते हैं। वह एक नज़र उसकी तरफ और प्रिशा की तरफ देखता है जो अभी भी गाड़ी में फंसी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। प्रिशा ने एक नज़र सक्षम की तरफ देखा और अपनी नज़रें फेर ली। यह देखकर सक्षम के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए और जो थोड़ी बेचैनी थी वह गायब हो गई। आखिर ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? इतना एटीट्यूड किस बात का है इसे? इतनी इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए सक्षम ने अपर्णा को ब्राइडल स्टाइल में बाहों में उठाया और प्रिशा से कहा, मैं एम्बुलेंस को तुम्हारे लिए भेज दूंगा, गाड़ी से निकलने की कोशिश करो, मैं अपर्णा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यह बोलकर सक्षम बिना
पलट कर देखे, वहाँ से चला गया। धीरे धीरे प्रिशा की आंखें खुलती हैं और वह देखती है कि वह हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई है। उसके हाथ में सुइयां लगी हुई हैं और बगल में मशीनों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसका सिर अभी भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। वह ठीक से अपने होश में नहीं आ पा रही थी। उसने थोड़ी-सी तकलीफ़ के साथ अपनी आँखों को ठीक से खोला और देखा कि वह वाक़ई में हॉस्पिटल में है। यह देखकर वह हैरान हो गई कि वह हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तभी उसे याद आया, बेहोश होने से पहले उसने जैसे-तैसे करके अपने खून लगे हाथों से अपना फ़ोन ढूँढा और उसमें एक नंबर डायल किया। वह नंबर जो उसने अपने दिमाग में रट लिया था। बहुत ज़्यादा होश में तो नहीं थी, वह ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी और गाड़ी में बुरी तरीके से फँस गई थी। थोड़ी ही देर बाद उसे धुंधली-सी आँखों से दिखाई देता है, जैसे 2 कदम उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हों, बस इतना ही देख पाती है। उसके बाद पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। प्रिशा को याद आता है कि उसने किसे कॉल किया था, तभी वह आवाज़ सुनाई देती है, "यू आर ओके?" वह ज़रा-सा अपना सर घुमाकर पलटकर देखती है तो थोड़ी-सी हैरान हो जाती है। वह देखती है कि उसके बगल में चेयर के ऊपर आराम से अधीर बैठा हुआ था। उसका हैंडसम सा चेहरा थोड़ा सीरियस लग रहा था। उसकी गहरी खूबसूरत सी आँखें उसके ऊपर जमी हुई थी। बेहोश होने से पहले प्रिशा ने अधीर को कॉल किया था। वह नहीं जानती थी कि उसने इसे ही क्यों कॉल किया, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे, उसे ख़ास किसी से उम्मीद नहीं थी कि कोई भी आकर उसकी मदद कर सकता है। उसकी फ्रेंड भी आउट ऑफ टाउन गई थी, तो वह उसे भी नहीं बुला सकती थी, तो आखिर में यही इंसान बचा हुआ था। उसके बिना सोचे-समझे उसने इस नंबर पर कॉल कर दिया। अधीर इस वक़्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। जब उसके पास कॉल आया, अननोन नंबर का कॉल देखकर वह थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ, पर फिर ज़्यादा ना सोचते उसने कॉल रिसीव किया। जैसे उसने कॉल रिसीव किया, वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक काँपती हुई आवाज़ में बस एक ही शब्द उसे सुनाई दिए, हेल्प। अधीर हैरान रह गया। एक पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आया। उसने दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसे पता था कि यह नंबर किसका है, कॉल कौन कर रहा है और हेल्प की ज़रूरत किसे है, लेकिन उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसे जाना चाहिए। तुरंत मीटिंग वहीं पर छोड़कर उसने अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए कहा कि यह नंबर किसका है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है। वह हैरान रह गया यह देखकर कि यह नंबर प्रिशा का है। अचानक ही उसे बहुत बुरी फीलिंग आई और वह तुरंत लोकेशन ट्रैक करके उस जगह पर पहुंच गया। उसने जब प्रिशा को ऐसी हालत में देखा तो वह दंग रह गया। वह बेहोश हो चुकी थी, खून से सनी हुई थी, गाड़ी पूरी तरीके से टूट-फूट कर पलट गई थी। उसने फटाफट उसे बाहर निकाला और हॉस्पिटल लेकर आया। उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था, जिसे बचाने के लिए उसने अपना खून तक देना पड़ा। थैंकफुली ब्लड ग्रुप मैच कर गया। प्रिशा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मदद करने के लिए थैंक यू। अधीर ने थोड़ी सीरियस आवाज़ में कहा, तुम गाड़ी की बैक सीट पर थी, मतलब गाड़ी तुम नहीं चला रही थी? जो गाड़ी चला रहा था वहाँ पर नहीं था, मतलब कोई तुम्हें वहाँ पर छोड़कर भाग गया था। तुम्हें पता है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर मुझे 5 मिनट भी तुम्हें यहाँ लाने में लेट हो जाता तो तुम्हारी जान चली जाती। अधीर की बात सुनकर प्रिशा खामोश हो जाती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अधीर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं एक आउटसाइडर हूँ। इंसानियत को छोड़कर हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। मुझे कोई हक नहीं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, और मैं करूँगा भी नहीं। ज़िंदगी तुम्हारी है, ज़िंदगी तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम अपनी हेल्प करने के लिए मुझे हायर करोगी, तो मैं मना नहीं करूँगा। अगर बात पैसों की है तो जस्ट फॉरगॉट अबाउट मनी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो लेट मी नो। पैसों की तो वैसे भी अधीर को कोई चिंता नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने मॉम डैड को बेसहारा लड़कियों की बहुत मदद करते हुए देखा है, तो नेचुरली उसके अंदर भी यह फीलिंग है कि वह किसी की मदद कर सके। जब मदद करने की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटता। अधीर की बात सुनकर फाइनली प्रिशा हिम्मत करके अधीर की तरफ देखकर बोली, उस गाड़ी में मेरे साथ मेरा हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड थे। यह सुनकर अधीर अपनी आईब्रो को हल्का सा ऊपर उठा लेता है। तुम्हारा हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड? सिम्स इरिटेटिंग। वह आराम से कुर्सी पर अपनी पीठ लगाकर थोड़ा लेजी होकर बैठ गया और फिर प्रिशा से बोला, मतलब तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हारे पीछे लगाने के लिए डिटेक्टिव हायर करता रहता है, वह खुद तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है? कमाल है। प्रिशा ने अधीर की तरफ देखकर कहा, तुमने कहा था कि अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे पैसों की चिंता नहीं है। मेरे पास जो भी है, कुछ है, तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी फीस तुम्हें मिल जाएगी, बस मेरी हेल्प कर दो। अधीर हाथों को आराम से छाती पर क्रॉस करते हुए बोला।
काम बोलो, क्या करना है? तुम्हारे हस्बैंड को एक्सपोज़ करना है, रातों रात उसे बैंकरप्ट करना है, उसका ब्रेकअप करवाना है या फिर जो भी कुछ तुम चाहो। अधीर की बात सुनकर प्रिशा अपनी आईब्रो को हल्का-सा ऊपर उठाते हुए बोली, बैंकरप्ट? तुम कुछ ज़्यादा बड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे? प्रिशा की नज़र में अधीर एक डिटेक्टिव था। भला एक डिटेक्टिव उसके हस्बैंड को सड़क पर कैसे ला सकता है? प्रिशा की बात सुन प्रिशा की बात सुनकर अधीर हल्का सा हंस दिया और कहा, ट्रस्ट मी स्वीट हार्ट, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम बस बोलो क्या चाहती हो और तुम्हें मिल जाएगा। अपनी आंखों के सामने बैठे हुए इस अमेजिंग हैंडसम इंसान के मुंह से स्वीट हार्ट सुनकर प्रिशा थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। प्रिशा ने कहा, मुझे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए। इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। प्रिशा की बात सुनकर अधी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होकर बोला, इसमें तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अगर तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए तो तुम डायरेक्टली उसके मुँह पर जाकर डाइवोर्स की डिमांड कर सकती हो। इसमें मेरा क्या काम है? मैं कोई लॉयर थोड़ी ना हूँ। प्रिशा ने अधीर की तरफ देखा और कहा, मेरा हस्बैंड एक साइको है। और तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी डिवोर्स की डिमांड नहीं की उससे? लेकिन वह कभी एग्री नहीं करता। वह मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रिशा ने कई बार शक्सम से डाइवोर्स की बात की और उसकी डिमांड की थी, वह भी बिल्कुल क्लियर। लेकिन उसके मुंह से डाइवोर्स सुनते ही सक्षम का माथा सनक जाता था। सवाल ही नहीं उठता कि वह इस ज़िंदगी में उसे कभी अपने टॉर्चर से आज़ाद होने दे सकता है। कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। उल्टा उसे बहुत मार पड़ती थी अगर वह गलती से भी डाइवोर्स की बात कर देती थी। अधीर प्रिशा से बोला, वो मानता नहीं तुम्हें छोड़ने के लिए और मैं उसे कैसे मना सकता हूँ? प्रिशा ने कहा, तुम एक डिटेक्टिव हो ना, तो फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल करो। मुझे डाइवोर्स पेपर दूंगी। तुम्हें किसी भी तरह से कैसे भी करके बिना सक्षम के पता चले डाइवोर्स पेपर पर उसके साइन लेने हैं। एक बार यह डिवोर्स कंफर्म हो गया फिर मैं उसकी ग्रिप से आज़ाद हो जाऊंगी। प्रिशा की बात सुनकर अधीर हल्का सा सर हिला देता है। तभी उसके पास कॉल आता है। वह कॉल उसके असिस्टेंट का था। वह अर्जेंटली प्रिशा को यहाँ पर लेके आने के चक्कर में इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ गया था। उसने कॉल रिसीव किया। अपने असिस्टेंट से थोड़ी बात हुई और फिर कॉल कट करते हुए बोला, ऑल राइट, तुम्हारे चक्कर में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रह गई, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें जल्द ही कांटेक्ट करूंगा। और हाँ, हॉस्पिटल का बिल मैंने ऑलरेडी भर दिया है। वह खड़ा होता है तो प्रिशा हैरानी से पूछती, इम्पोर्टेंट मीटिंग? तुम तो डिटेक्टिव हो ना, तुम्हारी भी मीटिंग होती है? टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।